मैं डॉक्टर मंजू कंचल, एसोसिएट प्रोफेसर, मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम यूनिट थर्ड का एमए फाइनल यूनिट थर्ड का मौद्रिक व्यवस्था जो टॉपिक है उसका अंतिम पड़ाव हम देखेंगे और अध्ययन करेंगे। और उसमें मेन जो गतिविधियां मध्यकाल के अंतर्गत मुस्लिम समाज में संचालित होती रही और मुस्लिम काल में संचालित होती रही, उस मुद्रा की व्यवस्था क्या पाई जाती थी, इसका अध्ययन हम करेंगे। यानी हम आज पढ़ेंगे मुद्रा व्यवस्था। और उस मुद्रा व्यवस्था के पृष्ठभूमि के रूप से यदि हम देखें तो किसी भी समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से नवीन पद्धतियों का विकास किया जाता है और उनकी विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत इन संस्थाओं के जो मूल उद्देश्य होते हैं वह मूल उद्देश्य समाज का विकास करना होता है, चाहे वो आर्थिक विकास हो, चाहे राजनीतिक विकास हो, चाहे वह सामाजिक विकास हो। और आर्थिक विकास की मध्यकाल में यदि हम बात करें तो राज्य को जो भू राजस्व प्राप्त होता था, आय का उसका जो ये प्रमुख साधन पाया जाता था, और किसानों के पास जो उत्पादन में से जो बचा हुआ हिस्सा होता था वो समाज में राज्य में उपादेयता को स्पष्ट करता था। यानी उनके पास जो हिस्सा राज्य को भू राजस्व देने के बाद जो हिस्सा बच जाता था वो उनके विकास को बताता था। और समाज की आवश्यकताओं को लेकर और प्रशासन में तालमेल बिठाने के लिए कुछ तालमेल को बिठाने के लिए आधार निश्चित की गई थी। और उसमें प्रमुख जो आधार था वो था भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रीकरण। अब ये मौद्रीकरण का जो स्वरूप है वो क्या रहेगा, व्यापार और वाणिज्य के विकास में किस प्रकार से सहयोग करेगा, इन सब बातों के लिए हमें अंत में मुद्रा के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। और अगर हम मध्यकाल में भारत में मुद्रा की बात करें तो उसका प्रयोग और उसके समय समय पर जो मापदंड स्थापित किए गए वो अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। और वह अगर आधार हम प्राप्त करते हैं तो उस आधार पर मुद्रा व्यवस्था विषय पर अध्ययन को हम प्रमुख रूप से दो भागों में बांट कर सकते हैं। कौन कौन से वो दो भाग हैं? उसमें पहला है आपके सल्तनत काल और दूसरा है आपके मुगल काल। और इसमें पहले हम सल्तनत काल का अध्ययन करेंगे। और जब हम सल्तनत काल और मुगल काल की अगर हम तुलना करें, विस्तार की, और उनका तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे स्रोत हैं वो स्रोत मुगल काल को ठोस आर्थिक विकास को दृष्टिगत अगर हम रखें तो ज़्यादा विकसित हमें देखने को मिलता है। और सल्तनत काल की यदि हम बात करते हैं तो सल्तनत काल के अंतर्गत इस विषय पर हमें अधिक विवरण प्राप्त नहीं होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल सल्तनत काल में लें तो प्रारंभिक काल था। और इसके अलावा रजिया सुल्तान के शासनकाल को यदि हम लें और इसके अलावा अन्य प्रारंभिक शासकों के बारे में अध्ययन करें तो आर्थिक दृष्टि से इतना अधिक विकास उस काल में नहीं हुआ था। इस काल में, सल्तनत काल में, सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार व्यवस्था प्रस्तावित जो बाजार व्यवस्था उसके द्वारा की गई थी। और उसके बाद के सुल्तानों के शासनकाल को यदि हम देखें तो उन काल में हमें मुद्रा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और उसके स्वरूप के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है।
और जो आंकड़े हमें उपलब्ध होते हैं इस काल में वो इतने कम हैं कि जितने हमारी आंकड़ों की संख्या है उसके आधार पर इसका वर्णन हम कर सकते हैं। और उसके आधार पर अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल था वह सल्तनत कालीन मुद्रा का स्थापना काल कहा जा सकता है। यानी सबसे पहले मुद्रा का स्थापना काल अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में प्रारंभ हुआ, जो कि वस्तु विनिमय के संबंध में निश्चित रूप से सार्थक कहा जा सकता है। उसके बाद में तुगलक वंश आया। खिलजी वंश के पश्चात तो मोहम्मद तुगलक के काल में हमें प्रतीक मुद्रा को प्रचलित करने का इसको श्रेय प्रदान किया जाता है। और इस मोहम्मद तुगलक ने स्वर्ण सिक्कों के भार में भी परिवर्तन करने का पर्याप्त प्रयास किया था। अगर हम मुद्रा की बात करें तो हमें सल्तनत काल और मुगल काल में विभिन्न प्रकार की धातु की बात, हम ये कह सकते हैं कि हम धातु की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी धातुओं की मुद्रा उस काल में पाई जाती थी। तो उसमें सोने, चांदी, तांबे आदि धातुओं के सिक्के हमें उपलब्ध होते हैं और वो विभिन्न शासकों के शासन काल में परिवर्तित होते रहे हैं। उनका नाप तोल भी परिवर्तित होता रहा है और उनको विभिन्न नामों से भी संबोधित किया जाता रहा है। और इसका मोहम्मद तुगलक के समय में जो सोने के सिक्कों का जो भार है वो परिवर्तित करने का कार्य किया गया था। और उसकी विशेषता, उस सल्तनत काल में सिक्कों की जो प्रमुख विशेषता हमें देखने को मिलती है कि वह मूल्य का आधार प्रतीक में न होकर धातु में निहित पाया जाता था। और हम देखते हैं कि दक्षिण में, यदि हम दक्षिण की बात करें, दक्षिणी भारत की, तो उस व्यवस्था में वहाँ पर सुनारों और सोना चांदी के व्यापारियों को उचित भार और वास्तविक मूल्य की मुद्रा बनाने या ढालने का अधिकार आवश्यक नियमों का पालन करते हुए दिया गया था। यानी दक्षिणी भारत में मुद्रा को ढालने या बनाने के लिए टकसाल जो स्थापित की जाती थी, टंकण जो इसका किया जाता था, उसमें वास्तविक आवश्यक नियमों का पालन करते हुए ही व्यापारी, सोने चांदी के व्यापारी ये काम कर सकते थे। इस प्रकार के निर्देश दिए गए थे। और दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता इसकी जो देखने को मिलती है वो है सिक्के की शुद्धता, और उसका जो भार है वो प्रामाणिक होना चाहिए। उस समय जो सोने के सिक्के प्रचलित थे उनका जो भार था, जितना निश्चित किया गया था उसमें होना चाहिए और सिक्के शुद्ध सोने में होने चाहिए। इस प्रकार का राज्य के द्वारा भी प्रयास किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यदि हम देखें तो चांदी के जो सिक्के हुआ करते थे, जिनको कि तनके के नाम से पुकारते थे, उनका जो भार राज्य के द्वारा डिसाइड किया गया था वो 175 ग्रेन से 140 ग्रेन कर दिया गया था। और ये परिवर्तन, हमें पहले 175 ग्रेन इसका भार पाया जाता था, लेकिन उसको कम करके 140 ग्रेन कर दिया गया था। अब ये परिवर्तन जो हुआ अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, वो एक उदाहरण कहा जा सकता है कि वास्तव में मुद्रा व्यवस्था में एक नई खोज की गई थी या नया परिवर्तन किया गया था, ये हम कह सकते हैं। दूसरा, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में प्रतीक मुद्रा, जिसको हम कहते हैं तांबे के सिक्के, चलन में हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि उसकी योजनाओं में हमने देखा था कि ये सिक्के चलाने में वो असफल रहा था और इसी कारण उसका शासनकाल असफल शासनकाल भी कहा जाता है। अब इसके अतिरिक्त उसके शासनकाल में, सल्तनत काल में, अगर हम धातु का विवरण करें, क्योंकि सिक्कों की शुद्धता
उसकी मुद्रा की जो मूल विशेषता सल्तनत काल में हमें देखने को मिलती है वह है धातु की शुद्धता, और सिक्कों की धातु की भिन्नता और उनका भिन्न भिन्न मूल्य का जो निर्धारण करता था वो यह शुद्धता ही करता था। और उस समय जो बाजार में सल्तनत काल में प्रचलन था सिक्कों में, उसमें जीतल वह तनका सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता था। यानी जीतल और तनके नाम के सिक्के उस समय ज़्यादा प्रचलित थे। इसका एक कुछ इतिहासकारों में, जैसे 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक इतिहासकार हैं शिहाबुद्दीन अल उमरी, उन्होंने इसके बारे में महत्वपूर्ण विवरण हमें प्रदान किया है। उनका एक ग्रंथ है मसालिकुल अबसार फी मसालिकुल अवसार में उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान में लाल तनका 3 मिस्काल के बराबर होता है, और सफ़ेद तनका से मतलब चांदी का तनका, और लाल तनका से मतलब है तांबे का सिक्का। और तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्के का उन्होंने कंपैरिजन करते हुए लिखा है कि लाल तिनका 3 मिस्काल के बराबर होता है, और सफ़ेद यानी चांदी का जो सिक्का है वो 8 हस्तगानी दिरहम होते हैं। यानी जो वहाँ दिरहम जो मुद्रा में हमें हस्तगानी, दिरहम, विभिन्न प्रकार के नाम हमें प्राप्त होते हैं, सुल्तानी, दोगानी, इस प्रकार के इनके नाम हमें प्राप्त होते हैं। देहगानी, सुल्तानी दिरहम सबसे छोटा हुआ करता था, और उसके बाद में यगानी, शाश्वतगानी, हस्तगानी, ध्वज देहगानी, सांझ देहगानी, इस प्रकार से इनके भार में वृद्धि होती जाती थी, और इस प्रकार के दिरहम या सिक्के उस काल में पाए जाते थे। और कहा जाता है कि हिंदुस्तान में व्यापारी का जो लेन देन, जो व्यापार वाणिज्य था, उसका जो लेन देन का काम होता था वो सुल्तानी दिरहम से ज़्यादा होता था। अधिकांश कारोबार सुल्तानी दिरहम से ही हुआ करता था। और कहा जाता है कि अगर हम मिस्र की मुद्रा से इसकी तुलना करें तो वो शाम के दिरहम के चौथाई के बराबर होता था। तो इस प्रकार का विवरण हमें इन साक्ष्यों से उपलब्ध होता है। और मोहम्मद तुगलक की यदि हम बात करते हैं तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में प्रचलित सोने व चांदी के सिक्कों में विभिन्न प्रकार तथा व्यापार में इनके प्रयोग पर महत्वपूर्ण जानकारी हमें इन साक्ष्य से प्राप्त होती है। और इन भारत का और मिस्र के व्यापारिक संबंधों की जानकारी भी इन सिक्कों से हमें मिलती है, जिनका कि तुलनात्मक अध्ययन हमें इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। और फिरोज तुगलक के शासन का यदि हम वर्णन करें तो अफीफ के अनुसार, एक इतिहासकार है अफीफ, उन्होंने लिखा है कि सुल्तान फिरोज शाह ने विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए, जिसमें सोने का तनका, चांदी का तनका, तनका का मतलब है सिक्का, चांदी का तनका, सिक्के, चिन्ह, हस्तगानी, और उसमें उन्होंने इसमें 48 जीतल मूल्य की मुद्रा का वर्णन किया है। और जितनी भी मुद्राओं के नाम हमें देखने को मिलते हैं उनका जो भार है वो भी इस ग्रंथ से हमें और अफीफ के विवरण से हमें पता चलता है। और उनके इससे ये भी पता चलता है कि फिरोज तुगलक के शासनकाल में सोने व चांदी की मुद्रा की सबसे छोटी जो इकाई हुआ करती थी वो जीतल हुआ करती थी। और इस जीतल से लेन देन का कार्य व्यापारिक दृष्टि से किया जाता था। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था के बात करें तो उसमें जीतल का जो विभाजन किया गया था वो 1/3 हमें चांदी के सिक्के से देखने को मिलता है। यानी चांदी के सिक्के का जो भार होता था, उसका जो मूल्य होता था, उससे इसका 1/3 मूल्य हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में
तनका 1 तोले सोने और अथवा चांदी का हुआ करता था। यानी तनका जो था उसका मतलब है 1 तोला सोना, ये इसका मतलब होता था। और चांदी और तांबे में अंतर होता था। तो तांबा यानी 50 तांबे के पोल के बराबर, यानी 50 तांबे के पैसे के बराबर चांदी का 1 सिक्का हुआ करता था। तो इस प्रकार से उस काल में मुद्रा का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। और एक अलाउद्दीन के समय में 1 तनका 1 तोले के बराबर हुआ करता था। और इससे हम देखते हैं कि व्यापार का लेन देन उस काल में किया जाता था। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, बहलोल लोदी, अंतिम जो लोदी वंश रहा सल्तनत काल का, उसमें बहलोल लोदी ने बहलोली नामक एक नया सिक्का चलाया। उस काल में सल्तनत काल के अंत में बहलोल लोदी ने बहलोली नामक सिक्का चलाया। और कहा जाता है कि शेरशाह व अकबरकालीन दाम की तरह यह जो बहलोली सिक्का था वो तनका का 40वां भाग होता था। यानी इसका जो मूल्य था वो तनका यानी सोने के सिक्के से का 40वां भाग हुआ करता था। फिर सिकंदर लोदी का शासनकाल लें तो उसमें कहा जाता है कि तांबे के सिक्के प्रतिपादित किए थे उसने, और उसमें तांबे का जो सिक्का होता था वो चांदी के सिक्के के, एक चांदी के सिक्के का 20वां भाग हुआ करता था। तो उसका मूल्य तांबे के सिक्का का चांदी के सिक्के से 20वां भाग हुआ करता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उस काल में सोने चांदी तांबे के सल्तनत काल में प्रचलन पाया जाता था। और उसी से व्यापार का कार्य किया जाता था और लेन देन होता था, और उसी से खरीदारी उस काल के अंतर्गत की जाती थी। तो ये था आपके सल्तनत काल में मुद्रा किस प्रकार की पाई जाती थी। और एक आपके एमए फाइनल में ही एक और जो पेपर चलता है आपके फर्स्ट या थर्ड पेपर, उसमें मुद्रा के संबंध में बहुत ही विस्तृत रूप से दिया गया है। चूँकि यहाँ पर हम बैंकिंग व्यवस्था के बारे में और मौद्रिक व्यवस्था के बारे में और टकसाल और टंकन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसको हमने शॉर्ट में लिया है। अब ये दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपके दूसरा आपके हम जो पढ़ेंगे वो है आपके मुगल काल में मुद्रा व्यवस्था किस प्रकार की थी। सल्तनत काल के बाद दूसरा जो आपके भाग आता है वो है मुगल काल। और मुगल काल में एक इस काल की विशेषता पाई जाती है मुद्रा व्यवस्था के संदर्भ में, वह है मुद्रा का स्वतंत्र मुद्रण। यानी यहाँ उस काल में टकसाल या मुद्रा टंकण प्रारंभ हो गया था, और उसके देश के विभिन्न भागों में आर्थिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए चांदी और सोने की टकसालें उस काल में पाई जाती थी। और जो भी टकसाल स्थापित की गई थी उसमें कितने सिक्कों की मात्रा रहेगी उस क्षेत्र विशेष के, संबंधित क्षेत्र विशेष के व्यापार पर निर्भर करती थी। ये उत्तरी भारत में किसी भी शहर में कितने सिक्कों की आवश्यकता है व्यापार के लिए, उस पर टंकण निर्भर करता था। तो ये जो व्यवस्था थी वो हमें मुगल काल में देखने को मिलती है। और इस टंकण व्यवस्था का जो प्रादुर्भाव मुगल काल में हुआ वह राजनीतिक और सैनिक कारणों से हुआ। और लंबे समय तक चूँकि युद्ध करते समय सैनिक डेरे रहते थे और उनके लिए खाने की व्यवस्था और अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी। और इसी कारण इस मुद्रण व्यवस्था में जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता था कम ज़्यादा, वो
इसी कारण से देखने को मिलता था। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी टकसाल के लिए मुद्रण की प्रकृति इन कारणों पर निर्भर करती है कि वहाँ कितना व्यापार हो रहा है, कितनी वहाँ क्षेत्र विशेष की आवश्यकता है। एक इतिहासकार है आपके अजीजा हसन, उसने अपना जो शोध लिखा है उस शोध लेख में लिखा है कि चांदी के प्रभाव का भारत के विभिन्न क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव हमें देखने को मिलता है। यानी विदेशों से भी चांदी हमारे देश में आती रही, उसका आयात होता रहा और इसी कारण जो भारत के अर्थव्यवस्था थी और भारत के विभिन्न क्षेत्र थे उन पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और 16वीं 17वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी तक का यदि हम समय लें तो इस काल में विभिन्न सूबों में, परगनों में टकसालों के द्वारा प्रसारित मुद्रा को ध्यान में रखकर अजीज हसन ने कुछ तथ्य स्पष्ट किए हैं। इसी प्रकार से जो मोरलैंड है, मोरलैंड ने भी अहमदाबाद में जो टकसाल थी उस काल में और सूरत में जो टकसाल थी उन टकसालों में सिक्कों की संख्या कितनी थी किसी भी शासक के शासनकाल में, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया है। और उससे 4 जो हमारे मुगलकालीन शासक हैं, प्रमुख शासक, पहला शासक जो बाबर था, बाबर के शासनकाल में हमें इतना इस संबंध में विकास देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद हुमायूं का जो संपूर्ण समय था वो संघर्ष में ही व्यतीत हो गया था। उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके शासनकाल में मुद्रा के संबंध में, मुद्रा टंकण के संबंध में, आर्थिक व्यवस्था के संबंध में हमें तुलनात्मक अध्ययन प्राप्त होता है जो कि मोरलैंड ने एक तालिका के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है कि सूरत और अहमदाबाद में इन शासकों के समय में किस टकसाल में टंकण किया गया, ये सूची हमें उन्होंने प्रदान की है। और उस सूची का अध्ययन यदि हम करें तो हम देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में जैसे अहमदाबाद की टकसाल है, अहमदाबाद की टकसाल के अंतर्गत लखनऊ, लाहौर, कलकत्ता 3 नगरों के लिए सिक्के टंकित किए गए और उसमें अकबर के शासनकाल में लखनऊ में 153 और लाहौर में 51 और कलकत्ता में 53 सिक्कों की बनाए गए। तो वो टोटल जो हुआ वो 257 हुआ। अगर हम इसकी तुलना सूरत टकसाल से करें तो उस समय सूरत की टकसाल में व्यापारिक दृष्टि से अकबर के शासनकाल में 0, लाहौर में 1, कलकत्ता में 0 और कुल 1 हमें सूरत की टकसाल में सिक्का दिखाई देता है। तो इस प्रकार का कंपैरिजन जहांगीर के शासनकाल में भी दोनों टकसालों का किया गया, शाहजहां के शासनकाल में भी किया गया और औरंगजेब की शासनकाल में भी किया गया। और हम देखते हैं कि सूरत के टकसाल में जहांगीर के शासनकाल तक हमें इतनी संख्या में वृद्धि देखने को नहीं मिलती है, जबकि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में अहमदाबाद में इनकी संख्या ज़्यादा है तो सूरत की टकसाल में इनकी संख्या बिल्कुल ही कम है। और दूसरी तरफ शाहजहां और औरंगजेब का शासनकाल देखें तो अहमदाबाद में इनकी संख्या कम है और सूरत के टकसाल में इनकी संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम तुलनात्मक अध्ययन इस सारणी के आधार पर कर सकते हैं और इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि गुजरात में इन आंकड़ों को साक्षी रखकर कह सकते हैं कि चांदी के प्रसार में कोई आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई थी। और इन क्षेत्रों की टकसालों को 4 भागों में बाद में बांट दिया गया था। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, आंतरिक देश का आंतरिक क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और गुजरात में
जो उपलब्ध मुद्रा संग्रह की सूचियां हमें प्राप्त होती हैं उनसे ये पता लगता है कि मुद्राओं की संख्या के आधार पर चांदी के प्रवाह की प्रकृति और व्यापारिक जो क्रियाएं हैं वह आसानी से इनसे उपलब्ध हो सकती है और इससे कितनी मुद्रा किस क्षेत्र में जारी की गई इस बात का भी पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की मुद्राएं मध्यकाल के अंतर्गत मध्यकाल में सल्तनत काल और मुगल काल में प्रचलित पाई गई, जिनका की शुद्धता, धातु की शुद्धता, वजन और इन सब के बारे में हमें साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, जो कि उस समय के व्यापार वाणिज्य का प्रमुख केंद्र कहा जा सकता है और माध्यम कहा जा सकता है। और इन सारे विवरणों का अध्ययन कर लें तो हम ये देखते हैं कि उत्तर भारत में कुल मुद्रा का जो प्रसार होता था उसमें गुजरात का योगदान काफ़ी अधिक था और उसमें ये भी बताया गया है कि जो चांदी के सिक्के यहाँ बनते थे वो यूरोपीय देशों से समुद्री मार्ग से गुजरात में आयात होती थी चांदी और उसके बाद टकसाल में इनका मुद्रण किया जाता था, टंकन किया जाता था। और यहाँ से जो चांदी का निकास होता था वो वैसे असुरक्षित भी था, जोखिम भरा भी था और मुद्रा ढालने का कार्य इसी कारण यहाँ पर अधिक किया जाता था। और इसके अलावा यदि हम देखें तो कई यूरोपीय देशों के साथ जो व्यापार होता था उस व्यापार के लिए इन सिक्कों का आदान प्रदान किया जाता था, इनसे वस्तुएं खरीदी जाती थी और ये जब चांदी के सिक्के बनाए जाते थे तो भारतीय चांदी का एक भाग और विदेशी चांदी का भी एक भाग रखा जाता था और फारस की चांदी का भी निर्यात चीन से और बंगाल से किया जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न मार्गों से होते हुए ही चांदी भारत में आयात की जाती थी और इसी कारण ये विषमता उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये मुद्रा व्यवस्था व्यापारिक विकास के लिए प्रमुख रूप से उस काल में की गई थी। इसी के साथ आपका ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और इस टॉपिक के साथ ही ये एमए फाइनल के स्टूडेंट्स की ये यूनिट जो 3rd है वो भी आपकी यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद में हम 4थी यूनिट का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।